वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज की हमारी डेट है 14 दिसंबर। 14 दिसंबर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या क्या बनेंगे, क्या रहेंगे। अब इसमें कल की वीडियो नहीं आई थी, तो 13 और 14 दिसंबर के आर्टिकल्स को मैंने मिक्स करके यहाँ पे बताया आपके सामने। और ये है हमारा पेड ग्रुप, जिसको भी आप ज्वाइन करके अपनी पीडीएफ को कलेक्ट करके अपना काम आगे कर सकते हैं। साथ ही साथ ये है हमारा एक टेलीग्राम चैनल। देखिए भाई, ये है इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सबसे पहला, ग्लोबल स्टॉक टेक जीएसटी के ऊपर। श्रिंकिंग ग्लेशियर्स, ग्लेशियर का दायरा जो कम होता जा रहा है। साइक्लोन मिचुआंग, मिचोंग भी कहते हैं, यूनेस्को की लिस्ट में गरबा। इतना इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ये प्रिलिम्स के रिस्पेक्ट में मैं कहूंगी बहुत जरूरी है पढ़ना। क्या पढ़ोगे वो मैं बताऊंगी। जम्मू कश्मीर का, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट काफी इस पे बातें कर रहा है, तो वो भी अभी हम देखते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पर जीएसटी, ग्लोबल स्टॉक टेक। और ये जीएसटी वो वाला जीएसटी मत समझना, ये आप कहीं समझ रहे हो वो वाला जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, जो भारत में 2017 1 जुलाई को 101 संविधान संशोधन के तहत आया था। नो नो नो, डोंट टेक इट दैट। जीएसटी इज ग्लोबल स्टॉक टेल, क्योंकि अभी जो सीओपी 28 हुआ है, कहाँ पे हुआ है? दुबई में। दुबई कहाँ है? यूएई में, लेकिन वो उसकी कैपिटल नहीं है। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। ठीक है। दुबई एक वहां की काफी फेमस सिटी है जहाँ पे इंडियंस खूब जाते हैं। तो वहां पर जब ये सब बातें हुई, तो वहां पे ग्लोबल स्टॉक टेक पे ये बात हुई है कि हम लोगों को फॉसिल फ्यूल, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, उसका उपयोग काफी हद तक कम करना होगा। हम लोगों ने ये काफी बातें करी कि कोयले पे हम लोग काफी निर्भर रहते हैं। ठीक है। लेकिन होता क्या है कि इस पूरे टॉपिक के ऊपर बातचीत करके काफी अच्छे डिस्कशंस हो नहीं पाते हैं। तो ग्लोबल स्टॉक टेक जो है वो यही कह रहा है। पेरिस अग्रीमेंट में ये चीज पूरी आई थी। इसका गोल भी यही कहते हैं कि हम लोगों को क्लाइमेट चेंज पे काफी चीजों के ऊपर बात करने की जरूरत है। ठीक है। मतलब पहली बात तो ये हम डिस्कस करें कि हम लोगों ने जो पेरिस अग्रीमेंट में जितनी भी बातें डिसाइड करी, क्या वो उतनी इनफ है कि हम ये डिसाइड कर सके कि 2 डिग्री सेल्सियस और 1.5 डिग्री सेल्सियस, ये जो टेम्परेचर है, हम जो बातें कर रहे हैं, क्या उसके लिए सफिशिएंट है ये सारी चीजें? पहला तो यही बात कर रहे हैं। तो सीओपी 28 काफी सारी बातों के लिए न्यूज में, मैंने आपको पहले भी कंप्लीट करवाया है। सीओपी 28 हमारा लॉस एंड डैमेज फंड के लिए भी न्यूज में था। याद आया आपको ये? मैंने बताया था कि जिन कंट्रीज को ये भुगतना पड़ रहा है उनके लिए भी अलग से ये है। तो ट्रांसपेरेंसी, कोलैबोरेशन और अकाउंटेबिलिटी, काफी बातें करी इसमें। और यही बोला है कि ग्लोबली हम लोगों ने एक अलग से टारगेट रखा है कि हम लोग 2030 तक आते आते जो है नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाएंगे, जो हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, ताकि हम क्लाइमेट में काफी सारा कंट्रीब्यूट कर सके। 11,000 गीगावाट तक उसको बढ़ाएंगे। और इससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम सी वही आती है कि हर कंट्री पहली बात तो मानती नहीं है। बहुत सारे ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पे डिसअग्रीमेंट कंट्रीज के बीच में हो जाता है। फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करना, बहुत डिसअग्रीमेंट हो जाती है। और फॉसिल फ्यूल पे सब्सिडी देना होता है, तो कंट्रीज मतलब अलग अलग लेआउट बना के प्रॉब्लम काफी होती है। तो जीएसटी याद करना, अगर क्वेश्चन आता है जीएसटी इज इन न्यूज, तो ये जीएसटी सीओपी 28 में अपनाया गया एक टारगेट है। ये वो वाला जीएसटी नहीं है। सीओपी 28 आप सभी लोग जानते हैं। सीओपी 28 में जो हम टारगेट अपना रहे हैं उससे जुड़ा हुआ ये पूरा है। इट्स नॉट दैट जो आप अभी सोच रहे हो वो वाला जीएसटी। मतलब वो भी है, वो भी जीएसटी है, बट वो तो इंडिया का है ना, वो वर्ल्ड में थोड़ी है। तो सीओपी 28 वाला जीएसटी ये है जिसमें फॉसिल फ्यूल्स को कम करने की बात की गई है। और इसका टारगेट ये है। ये वाली लाइन आपको अपने नोट्स में, जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हो, वैसे लिखो। जीएसटी फुल फॉर्म लिखो ग्लोबल स्टॉक टेल, इंग्लिश हिंदी दोनों में। और ये लाइन लिखो कि हमें ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटीज को 11,000 गीगावाट तक बढ़ाना है 2030 तक आते आते। ये पॉइंट लिखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये लिखना है इसमें कि ये सीओपी 28 में बात की गई है। इट इज रिटन अंडर सीओपी 28। ठीक है। ये पॉइंट भी आपको लिखना है। क्लियर हुआ? चलिए,
बढ़ते हैं सेकेंड आर्टिकल, श्रिंकिंग ग्लेशियर, मतलब कि ग्लेशियर्स का दायरा और कम होता जा रहा है, जो कि WMO वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यूएन की ही अंडर काम करती है, यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इन्होंने बोला है कि जितना भी अभी लास्ट के 10 साल गए हैं पिछले, वो इतने हॉटेस्ट रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर बेटर अपना अपॉर्चुनिटी और वार्निंग सिस्टम को अच्छा करा है। फोरकास्टिंग कर लो, जब आप किसी चीज को पहले ही प्रेडिक्ट कर लो तो उसको उसके नुकसान कम होते हैं ना। ऐसा सबके साथ होता है या नहीं? आपको पता हो यार कि मैं नहीं पढ़ूंगा अभी तो मुझे नुकसान झेलना पड़ेगा, मेरी जॉब नहीं लगेगी, मेरे जो सपने हैं वो पूरे नहीं होंगे। जब आप पहले ही इसको फोरकास्ट कर चुकी हो तो आप पढ़ाई करोगे ना, अपनी नुकसान कम होगा ना। वही चीज है, फोरकास्टिंग पहले से हो जाएगा तो हमें पता चल जाता है कि इसका क्या नुकसान हो सकता है। जैसे साइक्लोन्स आए, हमें पता चल गया कि यहाँ पे साइक्लोन आने वाला है, वार्निंग सिस्टम्स इतने लगाए हुए हमारे IMD ने, ये भारत का है, इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जबकि वर्ल्ड का है वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इंडिया ने यहाँ पर अपने जो हमारे कोस्टल एरिया हैं, तटीय इलाके हैं भारत के, जो कि तटीय यहाँ पर 7516.6 किलोमीटर की जो पूरी रेखा है, वहां पे जो हमने पूरा लगाया हुआ है, उससे हम लोग ज्यादा प्रिपेयर हो गए। अब इनकी एक रिपोर्ट भी आई फॉरकास्टिंग के इंडिया के ऊपर, द ग्लोबल क्लाइमेट 2011 से 20 डिकेड ऑफ एक्सीलरेशन, जिसमें ये पता चला कि जो डेथ है वो काफी कम हुई है इसमें। अब धीरे धीरे ये भी कई जगह पे रिपोर्ट आती है कि ओजोन होल जो है वो पहले से बेटर हो रहा है, पर कई रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि जो ओजोन होल है वो और ज्यादा दिखता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो देखो, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की अलग अलग रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट ये कह रही है कि जो ओजोन होल एंटार्क्टिका में देखा गया था उसमें कम होता जा रहा है, श्रिंक हो रहा है वो और ज्यादा। इसकी वजह से यहाँ पर क्लाइमेट चेंज पे भी थोड़ा सा बेटर इम्पैक्ट है। तो ये वाली रिपोर्ट एक पॉजिटिव रिपोर्ट देखने को मिली है, और इस रिपोर्ट ने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को फोकस करते हुए हमें ये बोला है कि जो पूरी कंडीशन है वो इम्प्रूव होती जा रही है। क्लाइमेट चेंज के जितने भी रिस्क हैं, एक्सट्रीम हीट इवेंट्स और इन सब चीजों की वजह से वो काफी इम्प्रूव हो रहे हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, तो इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, ये टॉपिक आप उतना ज्यादा नहीं भी पढ़ोगे चल जाएगा। मेन तो आपको फर्स्ट वाला याद करना था, ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। वही अगर मैं बात करूं आप लोगों से साइक्लोन मिचुआंग की, या मिचोंग भी बोलते हैं, जो कि एक साइक्लोन डेवलप हुआ है चेन्नई में। चेन्नई कहाँ पे है? तमिलनाडु में। 3 दिसंबर को बना था, 100 किलोमीटर के पूरा एक तबाही मचाते हुए आया, बहुत बहुत बुरी तबाही मचाई, और इतनी जबरदस्त बारिश कर दी, 120 मिलीमीटर, कई जगह पे 250 से भी ज्यादा एक साथ बारिश कर। पता है ये बारिश किससे रिकॉर्ड होती है? रेनफॉल आप रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग से इंस्ट्रूमेंट अपनाते हो, रेन गॉज, ठीक है। ये एक अलग से इंस्ट्रूमेंट होता है। 4 दिसंबर की जो सुबह है, बारिश बहुत तेज हो गई, और तमिलनाडु के जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने पूरी जगह पे लाइट्स को ऑफ कर दिया, पावर कट कर दी, ताकि कहीं पर भी करंट लगने की समस्या ना हो। साइक्लोन की वजह से पूरे एरिया में पेड़ गिर गए, कहीं पर पानी जमा हो गया, कहीं पर नालियां प्लास्टिक के कचरों से भरने लग गई। आपको पता है बारिश में क्या हाल होता है। तो ये सब चीजें बढ़ने लग गई, ट्रेन को कैंसिल कर दिया, एयरपोर्ट को क्लोज कर दिया। तो ये सब चीजें होने लगी जब ये साइक्लोन मिचुआंग या फिर मिचोंग जो है वो देखने को मिला। ठीक है, तो बस इसको भी जरा अपने दिमाग में रखना, एक साइक्लोन मिचुआंग। ठीक है, अभी सोचोगे मीचुआंग नाम कैसा सा है यार, ये तो भारत का नहीं है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये भारत ने नाम नहीं दिया है, ये नाम जो है वो किसने दिया है? बर्मा ने, बर्मा मतलब म्यांमार ने दिया है। म्यांमार में इस नाम को दिया गया है, ये डिसाइडेड पहले से ही होते हैं। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में आया, धीरे धीरे करते करते पहले तो ये देखो चेन्नई तक गया, तमिलनाडु, फिर धीरे धीरे करते करते ये आंध्र प्रदेश तक गया, और 5 दिसंबर तक आते आते ये साइक्लोन पाटला आंध्र प्रदेश तक पहुंच गया। तो 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक इसकी जबरदस्त देखने को मिली स्पीड, 100 किलोमीटर आवर की स्पीड पे ये पहुंचा, और ऐसा भी कहा गया है कि इसने करीब 17 लोगों की जानें भी ली हैं। ज्यादातर कहाँ रहा ये?
तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ज्यादा देखने को मिला। ठीक है। और कभी भी ऐसा होता है कि जब साइक्लोन आता है तो कौन मदद करने पहुंचता है लोगों की? तो देखो, ऐसी चीजों के लिए पहले तो आईएमडी क्या जारी करती है, कॉन्सेप्ट समझना, रेड अलर्ट, इसे कहते हैं रेड अलर्ट। रेड अलर्ट क्या होता है? वेदर फोरकास्ट करने से पहले ही एक आपको सिस्टम बता देते हैं कि यहाँ पे ये चीज होने वाली है, रेड अलर्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद भारत के एनडीआरएफ, एनडीआरएफ क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, उसके साथ तमिलनाडु डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के लोग, हमारे जवान, 500 से ज्यादा जवान को वहां भेजा गया सिस्टम को संभालने के लिए। रिलीफ सेंटर्स बनाए गए, रिलीफ कैंप लगाए गए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, और उसकी वजह से उड़ीसा के कुछ इलाकों में भी दिक्कत आई, वहां पे भी कैंप्स लगाए गए। तो हर स्टेट की जो है ये डिजास्टर रिस्पांस फोर्स पहुंची और उन्होंने यहाँ पर काम करना शुरू किया। इवन जो चेन्नई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको भी बंद कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद खाना भी सप्लाई, अब लोगों को खाना सप्लाई कैसे करेंगे? अब खाना सप्लाई पता है किसने करवाया? वो हमारी इंडियन एयर फोर्स ने कराया। करीब उन्होंने 250 किलो का खाने के पैकेट्स पहुंचाए इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को, जिन्होंने बोट्स के तहत, बोट्स की हेल्प से लोगों तक खाना पहुंचाया। मतलब उसमें ज्यादातर तो पैक्ड फूड था, मिल्क था, वाटर बॉटल था, ये चीजें उनको ज्यादा पहुंचाई। तो जो ठीक है। और साथ ही साथ जिनकी जाने गई हैं उसके लिए जो तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर है एम के स्टालिन, उन्होंने 5-5 लाख रुपए जो है यहाँ पे दिए। और रिलीफ कैंपेन्स लगाए, डीएमके, एआईडीएमके, बीजेपी, इन सब ने वहां पे लगाए। जिन लोगों की यहाँ पर मवेशियों की जान गई उनको भी पैसे दिए, जिनको यहाँ पर घरों का नुकसान हुआ उनको भी पैसे दिए। ठीक है। और इवन मैं एक और बात बता दूं, दो कंपनीज का नाम तो आपने सुना ही होगा, एक तो टीवीएस मोटर्स और एक अशोक लेलैंड। सुने हैं ना, इनके खूब ट्रक चलते हैं, वो सब कुछ। इन्होंने भी यहाँ पर 3 करोड़ रुपए, दोनों ने अलग अलग 3-3 करोड़ रुपए यहाँ पे लोगों को दान में दिए हैं। और साथ ही साथ और बहुत सारे एक्टर्स भी हैं, उन्होंने दिया है, ह्यूंडई ने दिया है, मारुति सुजुकी ने ट्रक्स को हेल्प करने में काफी करा, टाटा मोटर्स ने बहुत हेल्प करी इमरजेंसी रोड असिस्टेंस में, महिंद्रा ने हेल्प करी, टोयोटा ने हेल्प करी। तो काफी सारी कंपनीज जो हैं ये बड़ी बड़ी, इन्होंने भी काफी हेल्प करी है लोगों को, हेल्प मतलब करी है वहां पर थोड़ा सा बेटर करवाने के लिए। समझे भाई? चलो, ये तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता दिए जो आपको पता होने चाहिए थे। मतलब एक जगह पे अगर तूफान आया है तो क्या क्या किस किस ने मदद करी। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें ये सारी बातें पता होनी चाहिए। इवन जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने भी तमिलनाडु के पूरे सर्वे किया, चीफ मिनिस्टर स्टेलिन के साथ तमिलनाडु के। उन्होंने एरियल सर्वे किया, मतलब कि हवाई जहाज में बैठकर, सॉरी उसमें, हाँ हवाई जहाज ही, मतलब एयरक्राफ्ट में बैठ के सर्वे किया। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने काफी हेल्प भी करी और ये बोला कि इसको नेशनल कैलेमिटी डिक्लेयर करो। समझे? तो वही है कि 2023 में जो इतना आया इसमें हम काफी प्रिपेयर्ड नजर आए थे, काफी अच्छी प्रिपेयर्डनेस हमें देखने को मिली थी सरकार की तरफ से 2015 के कंपैरिजन में। इसमें यही होता है कि जब भी इस तरीके की चीजें हों तो थोड़ा सा एक तरीके से सपोर्ट सबका मिलना चाहिए, ताकि कंस्ट्रक्शन जो ऐसी है वहां पे पहले तो ऐसे, क्योंकि वहां पे आते ही रहेंगे साइक्लोन्स, इन साइक्लोन से निपटने के लिए हमारी सिटी जो है, जो भी सिटीज है वहां पर, उनकी प्लानिंग और उनकी कंस्ट्रक्शन, उनका जोन, उनकी पब्लिक प्रैक्टिसेस उस हिसाब से होनी चाहिए, ताकि वहां पे कल को ऐसी कोई भी समस्या आए बचाया जा सके। समझे? तो पहली वही है कि इसमें कैसे अच्छा बना सकते हैं, इसको आप रीड कर लो। फॉरकास्टिंग सही होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करो, एजुकेशन लोगों को, ट्रीटमेंट लोगों का यहाँ पर डिजास्टर्स के लिए। तो यही वही चीजें हैं, ये पॉइंट्स आप साइक्लोन्स में कभी भी कोई क्वेश्चन आता है आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हो। साइक्लोन्स के समय यही सब बातें पूछी जाती है। कभी भी इसका मेंस में आंसर राइटिंग आती है तो आप ये वाले पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हुए लिख सकते हो कि ये सब पॉइंट्स का आप एनरोल करा के कभी भी किसी भी जगह को एक बेटर बना सकते हो। तो ये पॉइंट्स तो सबसे ज्यादा ही जरूरी है। ठीक है, समझ गए भाई सब लोग? चलो बढ़ो, अगला आर्टिकल। गरबा को यूनेस्को की लिस्ट में डाल दिया गया है। यूनेस्को की कौन से लिस्ट में? आपने तो यूनेस्को की वो पढ़ी होगी ना, हेरिटेज साइट्स, यूनेस्को हेरिटेज साइट, ये वो नहीं, ये इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में डाला है। मतलब
अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। सांस्कृतिक विरासत ये अमूर्त वो होती है जिसको आप टच नहीं कर सकते लेकिन वो बहुत एग्जिस्ट करती है। गरबा, दुर्गा पूजा ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। गरबा एक ऐसा परफॉर्मेंस है जो कि आप सभी लोग जानते हैं, गुजरात में शुरू हुआ था, पढ़ सकते हो आप, नवरात्रि के समय करते हैं, इतनी सुंदर सुंदर कॉस्ट्यूम पहनते हैं। गुजरात में तो बहुत धूमधाम से है, लेकिन गुजरात के सटे हुए जो इलाके हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी खूब अच्छे से मनाया जाता है। लेकिन वहां का तो ये फेस्टिवल ही है ना। गरबा की इतनी सुंदर ड्रेसेस होती है और तैयार होते हैं सब लोग, डांस करते हैं, ऊपर मटकी रख के, दीप रख के, उसमें बहुत अच्छे से जगदम्बा माता की पूजा करते हुए करते हैं। ठीक है ना। इसका शब्द, इसका गर्भ, गर्भ होता है ना, संस्कृत शब्द है, वहां से इस शब्द को निकाला गया है। दुर्गा, अम्बा माँ, उन सब का ध्यान में रखते हुए। अब तो ये खैर पूरे इंडिया में ही करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, दिल्ली में भी खूब करते हैं, यूपी में भी खूब करते हैं, गरबा नाइट, नवरात्रि नाइट, इतने इतने कलरफुल कपड़े पहन के, इतना मस्त तैयार होके सब लोग खूब परफॉर्म करते हैं। अच्छा लगता है बहुत, बहुत सुंदर लगती हैं चीजें, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। ऐसे रेडी होके जा रहे हो, चनिया चोली पहनो और रेडी होकर के जाओ, डांस करो, डांडिया करो, मतलब बड़ा सुंदर। डांडिया रास, बड़ा मजा आता है इसमें, है ना, पूरा तैयार होके। चलो आगे बढ़ते हैं। ये इसको इंटैंजिबल लिस्ट में डाल दिया गया, यूनेस्को ने इसको इंक्लूड करा है। तो इंटैंजिबल लिस्ट आपको क्लियर हो गया मेरी बात। ऐसी चीज जिसको एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से परफॉर्म किया जाता है, और साथ ही साथ इंटैंजिबल का अर्थ जो है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए अब। इंटैंजिबल का मतलब कि कैसे हेरिटेज के रूप में है हमारा एक, उनकी एक लिस्ट आती है जो कि क्रिएटिविटी भी होती है, जिसकी काफी अच्छी रिप्रेजेंटेशन होती है, कुछ ओरल ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस होती हैं, तो सरकार की तरफ से ये एक कोशिश रहती है। अच्छा, क्या हमारे और भी फेस्टिवल्स है जो इसमें इंक्लूडेड है? बिल्कुल, रामलीला, वो भी तो एक ट्रेडिशन है हमारा। रामलीला भी हमारी यूनेस्को की तरफ से इंक्लूडेड है। दुर्गा पूजा भी है, कलकत्ता वाली। योगा भी इंक्लूड हो चुका है ऑलरेडी। छाऊ डांस भी हो चुका है। छाऊ डांस क्या है? झारखंड में किया जाता है, बड़ा सुंदर होता है, कितने तरीके से तैयार होके वहां पे भी करते हैं इसको। कालबेलिया भी है इसमें, राजस्थान में किया जाता है खूब, मैंने ये देखा है डांस परफॉर्म करते हुए, बहुत ज्यादा, मतलब बड़ा अच्छा लगा था मुझे देख के। फिर मुडियेट्टू भी है, ये केरल में किया जाता है। बुद्धिस्ट, लद्दाख में जो किया जाता है। तो काफी सारी चीजों को ऑलरेडी इंक्लूड किया जा चुका है। क्लियर हुआ? ऑलरेडी 14 हो चुके थे। 15th नंबर पे गरबा हुआ था और 14th नंबर पे दुर्गा पूजा हुआ था 2021 में। और कुंभ का मेला भी है, मैं बताना भूल गई। 13th नंबर पे कुंभ का मेला ऐड हुआ था 2017 में। वो तो जानते ही हैं, कुंभ मेला तो सभी जानते हैं, वो तो मुझे क्या ही बताना, हम तो भारतीय, हमें पता है इसके बारे में ऑलरेडी। चलो अगला बढ़ते हैं भाई। लोकसभा ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2023 को एक और पास करते हुए ये बोला है कि अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर की असेंबली में इलेक्शन होंगे, क्योंकि वहां पर सीएम चुनना है। बड़ा हॉट डिबेट चल रहा है। तो इसमें यहाँ पर सीएम चुनने के लिए 114 सीट्स में से कश्मीरी जो माइग्रेंट्स है पीओके वाले, उनको भी यहाँ पर अलग से सीट्स जो है वो रिजर्वेशन दी जाएगी। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन की बात है। और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो हमारी विधानसभाएं होती है, वहां पर भी सीट्स का रिजर्वेशन होता है ना। तो इस तरीके से है ये वाले, अलग से इसके अंदर सीट जो है वो 90 तक पहुंच गई है। 2019 में हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो स्टेट से हटके एक केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी के रूप में स्थापित हुआ था। इसमें 6 सीट्स एससी के लिए रिजर्व्ड है, लेकिन एसटी के लिए कोई सीट्स रिजर्व नहीं है इसके अंदर। और 24 सीट्स ऑलरेडी पीओके में रिजर्व्ड है, क्योंकि पीओके भारत का ही हिस्सा है। ठीक है, और अब एससी के लिए कितनी सीट्स हो गई हैं इस पूरे एक्ट में? 7, और एसटी के लिए 9 सीट्स हो गई। तो ये समझने वाली बात है, इसको आप नोट करना चाहो तो कर लो, बट वैसे आप इसको समझ लो। ठीक है, इस एक्ट में देख लो इधर, इसमें यहाँ पर लिखा है कि 4 नई कम्युनिटीज को एसटी की लिस्ट में डाला है। कौन कौन सी? गद्दा ब्राह्मण, कोली, पद्दारी जनजाति और पहाड़ी। इन चारों को क्वेश्चन बनता है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो जम्मू कश्मीर से। एसटी रिकॉग्निशन के बारे में नहीं बताया कि मानदंड क्या होंगे कि हम किस एसटी को इंक्लूड कर सकते हैं, बस ये बताया कि इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, इस पूरी चीज को पहले ट्राइबल मिनिस्ट्री के पास भेजा गया था, फिर उन्होंने उनसे पूरा होने के बाद नेशनल कमीशन फॉर एसटी के पास भेजा गया। आर्टिकल 338A के तहत भारत में ये स्थापित की जा चुकी है।
ये मैंने पॉलिटी में समझाया हुआ ऑलरेडी आपको, तो इसके तहत इसको भी एस्टैब्लिश किया जा चुका है। तो इस तरीके से इस वाले फैक्ट्स को भी याद कर लेना। चारों कम्युनिटीज कहाँ की है वो भी याद रखना। चलो भाई अगला बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट है अब इसके बाद। इसमें जो यूएस और चाइना का समिट हुआ था उसके कुछ आउटकम्स के बारे में मैंने इंक्लूड करा है। यूएस और चाइना जो है इनका एक समिट हुआ है, ठीक है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन से अलग हटके इस पूरे को एक समिट जो है वो उन्होंने किया था 2023 में। उसके ऊपर छोटे से अलग से हैं ये, ठीक है। ये असल में क्या है, सैन फ्रांसिस्को में हुआ है ये। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, यूएसए में। एशिया पैसिफिक के जो होता है ना एपेक, एपेक से अलग हटके इसको पूरा परफॉर्म किया गया है, जिसमें इन्होंने आपस में मिलिट्री अग्रीमेंट्स, आर्म अग्रीमेंट्स को और ज्यादा साइन करा है, ठीक है। तो एक ये ज्यादा कुछ वो नहीं है। इनके बीच में सबसे बड़ा जो इशू है वो ताइवान का इशू चल रहा है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मेनलैंड से यूनिफिकेशन करो, वन चाइना लेकर के आओ। तो ये बातें यहाँ पर चल रही है। इनके बीच में ट्रेड डिस्प्यूट भी काफी ज्यादा है। ट्रेड डिस्प्यूट का अर्थ होता है कि इनके बीच में आपस में जो प्रॉब्लम्स है वो काफी ज्यादा चल रही है। इसमें बाइडेन और जी जिनपिंग का जो समिट एपेक के अलावा हुआ है वो 15 नवंबर को हुआ था। अच्छा ये एपेक का समिट वहां हुआ था कैलिफोर्निया, लेकिन यूएसए और चाइना का जो समिट है वो अलग इन्होंने करा था। वो इन्होंने कैलिफोर्निया में किया था, ठीक है। पहले भी मिल चुके हैं पर यहाँ पर इन्होंने ये वाली फिर से मीटिंग करके काफी सारे इश्यूज पे बात करी है। और डिस्कशंस ये सारी मैंने जो आपको बताई हैं, ट्रेड डिस्प्यूट के ऊपर बात करना, वन चाइना पॉलिसी के ऊपर बात करना, टेक्नोलॉजिकल दोनों एक दूसरे के ऊपर बात करना। वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों ही एक दूसरे को मैक्सिमम डैमेज पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो कंप्यूटर्स, सुपरसोनिक, न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर डिस्कशन, ये सब इन्होंने किया। चाइना ने भी रिटेलिएट करा, उल्टा जवाब देना शुरू करा। गैलियम और जर्मेनियम पे बैन लगा दिया, रॉ मटेरियल्स पे बैन लगा दिया। तो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर काफी सारी बात की। मुझे तो ये समझ नहीं आता है मीटिंग्स में ये लोग डिस्कशन करके आपस में फेस करते हैं एक दूसरे को, और डिस्कशंस कैसे करते हैं। भाई डिस्कशंस करते भी हैं अगर, तो क्राइसिस तो दोनों कंट्री की तरफ से आ रहा है। दोनों ही कंट्री एक दूसरे से कम नहीं है, दोनों कंट्री सुपर पावर बनने की कोशिश में, मतलब है, यूएसए ऑलरेडी है। बट ये सब तो करते ही हैं आपस में, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है दोनों की, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। बट वही है कि चाइना जो है आपको पता ही है कि जी जिनपिंग की प्रेसिडेंटशिप में होड़ में लगा हुआ है कि भाई मेरे को ही आगे बढ़ना है, मेरे को सशक्तिकरण करना है अपना सिर्फ। वही दोनों की आपस में प्रॉब्लम्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। शब्द देखते हैं भाई, ट्रॉपिकलाइजेशन शब्द का नाम है। ट्रॉपिकलाइजेशन क्या होता है, ये ट्रेंड नया निकल के आ गया है। ये भाई पूरा ग्लोबल लाइफ जो है ना वो डिस्टर्ब हो गई है। ये क्या कहना चाह रहा है इसका देख लो भाई, सही लिखा हुआ था। एक ऐसा फिनोमिना जिसमें जितने भी ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय स्पीशीज है वो पोल्स की तरफ जा रहे हैं और टेम्परेट स्पीसीज वापस होती जा रही है, तो उसे ट्रॉपिकलाइजेशन हो रहा है। मतलब कि काफी गर्माहट बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट वेव्स बढ़ रही है और मरीन लाइफ यहाँ पर तबाह होती जा रही है। इसे कहते हैं ट्रॉपिकलाइजेशन। ट्रॉपिकल स्पीशीज अपने आप को बढ़ा रही है, मतलब ट्रॉपिकल स्पीशीज का दायरा इतना था तो वो दायरे को अपना इतना बढ़ाते जा रही है। और जो टेम्परेट स्पीशीज, जो ठंडी स्पीशीज का जो समशीतोष्ण प्रजातियां थी वो यहाँ पर पीछे हटती जा रही है। मतलब कि पोल्स जो ठंडे हुए करते थे वो आज के टाइम पे ट्रॉपिकल होती जा रही है, ठीक है। उसे कहते हैं ट्रॉपिकलाइजेशन। लास्ट क्वेश्चन देख लो भाई। सैफ्रॉन प्रोडक्शन, भारत में केसर की खेती खूब होती है और जम्मू कश्मीर इसमें टॉप करता है। जम्मू कश्मीर खूब प्रोडक्शन इसमें देता है। जम्मू कश्मीर में भी जगह है काफी, पैम्पौर जिसे कहते हैं सबसे ज्यादा जबरदस्त जहाँ पे प्रोडक्टिविटी होती है। अभी देखा गया कि वहां पर भी थोड़ा सा कम हो गया है। इसे सैफ्रॉन बोल प्रोजेक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। और उसके अलावा भी होता है, पैम्पौर के अलावा बडगाम, श्रीनगर, किश्तवाड़, ठीक है। और जो श्रीनगर कश्मीर का सैफरॉन है, केसर है, उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो ये वाला फैक्ट भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हुई है प्रोडक्टिविटी में, ठीक लिखा हुआ है, काफी इंप्रूव हुआ है।
और पैम्पर ने थोड़ा सा रेनफॉल अगर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ना हो तो थोड़ा सा चीजें और बेटर हो जाएंगी, ठीक है। भारत की सरकार ने इसके लिए अलग से नेशनल नेशनल सैफ्रॉन मिशन भी स्टार्ट किया हुआ है, जो कि सैफ्रॉन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ठीक है, जिसमें स्प्रिंकलर्स ट्यूबवेल्स लगा के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है, ईरान, इंडिया, स्पेन, ये सबसे बड़े जो है सैफरन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, जहाँ पे 88% जो है वो ईरान टॉप करता है, बाकी बचा हुआ इंडिया, स्पेन और ग्रीस में टॉप करता है। तो सैफरन के बारे में ये फैक्ट्स को भी लिख लेना। बाकी आज के ये वाले क्वेश्चन है, इसको मैं अपनी अपकमिंग क्लास में डिस्कस करूंगी। आप इसको थोड़ा सा एक बार देखो। प्रेस मड क्या होता है? संपीड़ित बायोगैस उत्पादन, प्रेस मड, ठीक है। शुगर के लिए भी सरकार कर रही है। प्रेस मड का दूसरा नाम प्रेस केक भी होता है, ठीक है, इसको प्रेस केक भी कहते हैं, अलग अलग नाम है। शुगर से निकलता है, उससे हम लोग सीबीजी प्रोडक्शन में कैसे हेल्प कर सकते हैं इस रिसोर्स के लिए, क्योंकि इंडिया में शुगर प्रोड्यूस बहुत ज्यादा होती है, तो उसी के लिए है ये वाला, ठीक है। प्रेस मड के बारे में और ये सब चीजों के बारे में आप थोड़ा सा खुद से सर्च करिएगा। बाकी मैं एक अलग से वीडियो बना रही हूँ जिसमें इस पूरे टॉपिक को जो है मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ, जिसमें डिस्कशन पूरी की जाएगी आपके साथ रिलेटेड टू दी प्रेस मड और इसका क्या आज के टाइम पे हमारा ऑब्जेक्टिव है पूरा। वो ऑब्जेक्टिव के बारे में आई विल टेल यू इन डिटेल, ठीक है। तो ये आप लोग कंप्लीट कीजिए यहाँ तक। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में, इसमें और डिस्कशन करते हुए, डिटेल्स में बात करते हुए। और यार कमेंट नहीं करते हो आप लोग, कमेंट करने बंद कर दें यार। कमेंट नहीं करोगे तो हम लोगों को मोटिवेशन कैसे मिलेगी वीडियोस बनाने की यार? फिर बताओ कैसे चलेगा काम? वीडियोस बनानी बंद करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी हमको फिर, जो कि मैं चाहती नहीं हूँ अपने बच्चों के लिए। तो यार आप लोग थोड़ा सा कमेंट वमेंट कर दिया करो, ठीक है। कुछ बच्चे बहुत अच्छे से रोज कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनके मैसेजेस पढ़ के। बाकी लोग भी करें, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। धन्यवाद। जय हिंद।